यहाँ जो आपने सवाल पूछा कि इस सब के बारे में मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया, क्वेश्चन डक कर गया क्योंकि फिरोज सर है हमारे साथ में और इस पूरी स्पेस की मेरे से कहीं ज़्यादा समझ और पकड़ वो रखते हैं। दिन रात वो इसी स्पेस में काम करते हैं। तो एक बार फिरोज सर, बाजार के बजाय इसी के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। कल जो सेबी की बोर्ड बैठक में फैसले लिए गए, क्या ये समझा जाए कि जितना डर था उतने सख्त नहीं रहे फैसले और जो ड्राफ्ट गाइडलाइन था उसके मुकाबले में बेहतर हैं? किस तरह से देखते हैं आप, ज़रा समझाइए सर। प्रणाम अनिल जी। ऑफ कोर्स दिन रात उस पे काम करते हैं बट पकड़ आपकी ज्यादा है। वो मैंने क्लिप भी देखा। इट्स सच अ फैसिनेटिंग थिंग कल आपने बताया है। सो दिस इज गुड। तो अभी रहा सवाल, मैं पांच सेबी के लास्ट चार पांच जो कंसल्टेशन पेपर म्यूचुअल फंड के प्रति आए हैं उसको देखा। हमेशा कंसल्टेशन पेपर थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव होता है और फिर मार्केट पार्टिसिपेशन आते हैं थोड़ी सी नेगोशिएशन करने। फिर सेबी का जो फाइनल वर्डिक्ट होता है वो काफी पहले कंसल्टेशन पेपर से कम होता है। तो शेयर होल्डर भी खुश है, प्रोफेशनल्स जो रन करते हैं उस कंपनी को भी खुश है, पूरे स्टेक होल्डर, चार स्टेक होल्डर हैं, ब्रोकर्स हैं, एएमसी है, शेयर होल्डर्स हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सब लोग खुश हैं कि भाई इतना नहीं हुआ। सो आई थिंक दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी। बट अब ये समझ में आ गया कि ये स्ट्रेटजी है, ना कि कोइंसिडेंस। दैट्स पॉइंट वन। हम्म। पॉइंट टू, एक संतुलन बना के चले हैं और जो इलॉजिकल चीजें थी उसी को करेक्ट किया है। एक्सपेंस रेशियो को घटाया नहीं है, ऑप्टिकली घटाया होगा बट उतना ही ऑलमोस्ट घटाया जितना स्टैट्यूटरी लेवीज को सेपरेट किया है। सो इफ यू ऐड बैक स्टैट्यूटरी लेवीज एंड ब्रोकरेजेस, वो जो 10 पैसा पहले दो स्लैब में 15 पैसा घटाया, फिर उसके बाद 10 पैसा घटाए। तो अगर 15 और 10 पैसा घटाए और स्टैट्यूटरी लेवरेज और ब्रोकरेज को बाहर किया है तो आई थिंक मटेरियल डिफरेंस नहीं किया, विच आई थिंक इज गुड। क्योंकि डायरेक्ट का विकल्प तो है ही ना। फंड एक इन्वेस्टर को 12 साल से आपने एक विकल्प दिया है, तू यार 10 पैसा, तू 2 पैसा मत बता, जहां 70 पैसा बचा ले, अगर तुझे डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं पे करना है तो ये लगता है कि वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है। सो आई थिंक ये एक बड़ी सी सोड हट गई है अगले 4-5 सालों के लिए एएमसीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स के सर से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझाया कि किस तरह से एक बड़ा जो डर था वो अब आके ख़त्म हुआ। सर, बाज़ार का डर कब ख़त्म होगा? लाइफ हाई के पास है और सेंटिमेंट लाइफ लो जैसा, 52 हफ्तों की निचली स्लो जैसा, ये कब सुधरेगा? आई थिंक अनिल सर, मेरे हिसाब से जब तक कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आएगी तब तक ये सुधरना, ब्रॉडर मार्केट को सुधरना मुश्किल है। क्योंकि एफआई शॉर्ट करके बैठे हैं 91%, बट लॉन्ग शॉर्ट करने की सिंथेटिक फ्यूचर्स में हिम्मत नहीं है। दिसंबर टू जैन का रोल ओवर अगर ब्याज के हित में काउंट किया जाए तो अभी ऑलमोस्ट 9% पे चल रहा है, जहां की आर मतलब 6% होना चाहिए। रेपो है 5.25 पे, 6% तक ठीक है बट लोग शॉर्ट कर नहीं पा रहे। और बट ये जो सेबी का जो सर्कुलर है जो ऑप्शंस मार्केट को लिमिट कर देता है 1500 की डेल्टा पोजीशन पे, वो मेरे हिसाब से ये ब्रॉडर मार्केट की रैली आने में दिक्कत कर रहा है। यही साल भर पहले होता कि यार जीडीपी के आंकड़े शानदार आ जाए और रेपो रेट कट भी मिल जाए और 91% के शॉर्ट पे बैठे हो और शॉर्ट कवरिंग चालू नहीं हो रही। ये क्योंकि सब लोग जो लॉन्ग कर सकते थे वो अपनी पूरी लिमिट पे हैं, क्योंकि लिमिट लगाई गई जून में। जो हम पूरे विश्व भर में हम वन ऑफ द फ्यू मार्केट्स हैं जिन्होंने लॉन्ग पे रोक लगाई है। उसके उसका प्रस्ताव सबको करना चाहिए सभी में कि यार लॉन्ग पोजीशन रोकनी नहीं चाहिए। वो हमारा इंडेक्स है, नेचुरल ट्रेड है लॉन्ग, शॉर्ट इज आर्टिफिशियल ट्रेड। शॉर्ट को कवर मतलब शॉर्ट को, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। सब रिप्रेजेंट जरूर कर रहे हैं कि शॉर्ट लॉन्ग की लिमिट हटाई जाए। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप लॉन्ग को लिमिट करें। हुँ। आई थिंक ये बात तो आपकी एकदम लॉजिकल है, बिल्कुल परफेक्ट है, ये होना भी चाहिए। इवेंचुअली तो हर आदमी बाय नेचर तो स्टॉक मार्केट में किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने के इरादे से आता है। हेजिंग वगैरह तो सेकेंडरी चीज़ है, बिल्कुल परफेक्ट लॉजिक है और आई एम श्योर ये होगा भी। अब बताएं सर, जिस तरह से मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पिछला साल, आई मीन ये वाला साल 25 मुश्किल भरा रहा है, क्या उम्मीद की जाए कि वो इन्वेस्टर्स जो मिड स्मॉल कैप शेयर लेके बैठे हैं या फिर मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में पिछले साल भरकर पैसा आया है, उनके लिए कोई राहत भरा, रिलीफ भरा साल रहेगा? यस अनिल साहब, मेरे हिसाब से उनको बेफिक्र रहे वो। अगर स्टॉक्स में है स्मॉल कैप में तो बहुत डाइवर्जेंस होती है, एक स्टॉक आधा हो सकता है, दूसरा 4 गुना हो सकता है। 250 स्मॉल कैप में जो डिस्पर्शन है वो बहुत ज्यादा है स्मॉल कैप में। बट अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें उसमें घबराने की बात नहीं है। क्यों नहीं?
देखिए, अगर मैं आपको आंकड़े रीड कर रहा हूँ कि दिसंबर के जो पैसे आए हैं स्मॉल कैप में, 8 दिसंबर को 475 करोड़ आए हैं एक्टिव में, 3 करोड़ आए हैं पैसिव में। 9 दिसंबर को 216 करोड़ आए हैं, 6 करोड़ पैसिव में। 168 करोड़, 8 करोड़ पैसिव में। का 11 दिसंबर को 400 करोड़ और 0.5 करोड़ का पैसिव में नेगेटिव है। ये मैं आंकड़े रीड कर रहा हूँ कि स्मॉल कैप की इनफ्लोज मैंने 4 दिन की आपको बताई। तो जब तक कि स्मॉल कैप में पैसा आ रहा है, तो एक बायंसी रहेगी इन द लार्ज वेट्स ऑफ द स्मॉल कैप इंडेक्स। और वो टॉप 20 टॉप 30 वेट्स को जो फंड्स पकड़ पकड़ के रखे हैं वो खुद ही स्टॉक को बायंट कर लेंगे, क्योंकि इनफ्लो आ रहा है, इनफ्लो लगातार आ रहा है, एंड आई थिंक राइटली सो। तो इतना घबराने की बात नहीं है। इस 2 महीने में निफ्टी को स्मॉल कैप फंडों ने 4-5% अंडर परफॉर्म किया है, बट उसके एक साल पहले ऑलमोस्ट 7-8% आउट परफॉर्म भी किया था। सो आई डोंट थिंक स्मॉल कैप फंडों में है तो बिल्कुल ना घबराएं, उसमें उल्टा पैसा डालें। जब ब्रॉडर मार्केट, जब पोर्टफोलियो ब्लीड कर रहे होते हो, हेडलाइन अच्छी होती है, और दोज आर द टाइम्स व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। बिल्कुल ठीक बात है। एक अच्छा अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का वक्त है, लेकिन 2026 में सर फंड्स के लिहाज से मैं चाहता हूँ, एक, जिनको इक्विटी में पैसा डालना है उनके लिए किस तरह के फंड सही रहेंगे, और दूसरा, जिन लोगों को अलग अलग एसेट क्लास में पैसा डालना है उन्हें किस तरह के फंड्स चूज करने चाहिए। यस, अनिल सर, जैसे आपने कहा कि अगर किसी को 26 के लिए पैसा लगाना है, फ्लेक्सी में लगाएं। फ्लेक्सी में लगाते ही उसमें ज्यादातर हिस्सा लार्ज में जाता है, और दूसरा एक मिड कैप स्कीम भी ले सकते हैं अगर आपके पास 2 स्कीम, क्योंकि मिड कैप एक अनोखा सेगमेंट है जिसमें 150 स्टॉक ही है। सी लार्ज कैप में 100 स्टॉक हैं, मानता हूं, बट उसमें जो फ्री फ्लोट है वो काफी ज्यादा है। राइट, मिड कैप की फ्री फ्लोट है $900 बिलियन टू $1 ट्रिलियन, और है ही 150 स्टॉक। मल्टी कैप से भी मिड कैप को पैसा आता है, स्मॉल कैप में भी थोड़ा मिड कैप तो होता ही होता है, फ्लेक्सी में भी मिड कैप होता है, हर जगह से। और मिड कैप फंड में तो मिड कैप जाहिर सी बात है होता ही है। तो मिड कैप की जो बयानसी 2026 में देखी जाएगी वो काफी अच्छी होगी, मेरा ये मानना है। तो फ्लेक्सी में लेके और मिड कैप के साथ कॉम्प्लीमेंट करना एक अच्छा स्ट्रेटजी होगा, जो इन्वेस्टर्स के पास बेशुमार पैसा ना हो, 2 स्कीम। और तीसरा जो आपका प्रश्न है अनिल सर, कि सब एसेट्स में डालना है, तो आज जो सम एसेट्स बहुत आगे चले जा चुके हैं, गोल्ड बहुत आगे चला गया है, सिल्वर आगे चला गया है। तो आज ये समय है कि मल्टी कैप फंड करें, क्योंकि मुझे ही समझ नहीं आ रहा तो फंड मैनेजर को तो ज्यादा समझ में आता है मेरे से। सो आई थिंक डेलीगेटिंग एसेट अलोकेशन टू फंड मैनेजर, इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता, क्योंकि काफी सारे एसेट्स बेकाबू हो चुकी हैं। सर बताएं 2026 के लिए आपकी टॉप थीम्स। अनिल सर, मेरी टॉप थीम, ऑफ कोर्स नॉट अ वेरी पॉपुलर थीम, वही एबीसी चल रही है। ऑटो में अगर आप देख रहे हैं, ट्रैक्टर की जो डिमांड है 31% आई है, कमर्शियल व्हीकल्स की ऑलमोस्ट 7% आई है। ये मैं कह रहा हूँ कि वो बॉटम साइकिल था, डिमांड पिकअप करेगी, रूरल सेंटिमेंट पिक किया है। तो ऑटो में मैं कहता हूँ कि उसमें वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, और उसमें निफ्टी को 4% बीट करने की क्षमता है 2026 कैलेंडर ईयर में। वैसे ही बैंकिंग में भी है। बैंकिंग में जो यील्ड कर्व अब नॉर्मलाइज हो रहा है, उसकी एक सुकून है मुझे। क्रेडिट ऑफ टेक भी बढ़ रहा है, तो बैंकिंग एक होगा। और कंजम्पशन, तो ऑफ कोर्स टैक्स कलेक्शंस, मतलब टैक्स में रियायत मिली है, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट की, ऑफ कोर्स जीएसटी की कलेक्शन फिर भी पहले 8 महीने में 9% से बढ़ी है। फिर भी अगर आप देख रहे हैं तो जीएसटी की जो रियायत मिली है, जीरो का स्लैब आया है फॉर एसेंशियल्स, उससे एक कंजम्पशन में बूस्ट जरूर मिलेगी। तो एबीसी, अगर आपको ये समझ नहीं आता कि इसमें स्टॉक्स कौन से खरीदें दर्शक को, इनके सेक्टर फंड्स जरूर आप खरीद सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से। बिल्कुल ठीक बात है, ये है आपके लिए थीम्स भी। एक और सर, एक सवाल और है फिरोज सर, संडे के लिए तैयार है ना आप बुल रन दौड़ने के लिए, आई मीन दौड़ाने के लिए। यस अनिल, यस सर, आपने हुक्म किया है, आपने मैसेज भेजा है, तो आ ही जाएंगे। 5 बजे उठने की आदत कम है, बट आपके लिए 4 बजे उठ जाएंगे। अरे सो नाइस हो। मैंने कहा वैसे फिरोज सर का कुछ और प्रोग्राम था, तो मैंने सोचा कि एक बार सर से ऑनरी कंफर्मेशन ले लूं। तो चल अब काम पक्का हो मैंने जाएगा। अपनी फ्लाइटें चेंज कर ली अनिल सर, आपके हुक्म से। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मैं बताना चाहता हूँ हमारे जितने दर्शक हैं, फिर सर आपको ये बता दूँ, परसों के डेटा मेरे पास से कल के अभी तक आए नहीं है। 31,845 रजिस्ट्रेशन परसों तक हो चुके हैं, 31,845। सो हम महान उम्मीद काम करेंगे अभी अगले 2 दिनों तक हो सकता है हम 38-40 हज़ार तक रजिस्ट्रेशन में पहुँचे, जो भी हो, लेकिन हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि जो लोग आएंगे वो फिरोज सर को देखेंगे साक्षात, वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस्ड
मोस्ट हैंडसम मार्केट एक्सपर्ट। और वैसे इनको किसी तरह की दौड़ की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो इतने फिट हैं, आपको लगेगा कि हमारे मार्केट में ऐसे फिट लोग भी होते हैं क्या। सो अनिल सर, आपकी जो दौड़ है एक संडे को होगी, राठी जी रोज दौड़ाते हैं तो पतले रहे। और वैसे मैं भी अगर यहाँ तक पहुँचा हूँ तो राठी जी की दौड़ाने की वजह से। मैं आप तो अब दौड़ रहे हैं, मैं राठी जी के साथ 1995 से 2000 में दौड़ चुका हूँ। 5 साल मैंने भी वहाँ दौड़ लगाई, इसी दौड़ की बदौलत यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू सो मच फिरोज सर, आज के लिए भी शुक्रिया और संडे के लिए एडवांस में शुक्रिया आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।